मैं आपको रोज़ एक टॉपिक पढ़ाया करूँगा। सबसे पहले एक दिन में टॉपिक ख़त्म करूँगा और उसको आपको लूसेंट अपनी बुक पास में रखनी है और लूसेंट से टॉपिक को देखते रहना है और मेरे वीडियोस को भी लगातार देखते रहना है। और साथ में जो भी मैं एक्स्ट्रा इसमें नोट्स में बताऊँगा वो आपको अपने बुक में या कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लेना है। और विश्वास मानिए, इससे बाहर UP SSS कुछ नहीं पूछेगा जितना मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो अब हम चलेंगे सबसे पहले पॉलिटी में, क्योंकि पॉलिटी एक बहुत ही अच्छा खासा वेटेज लेके चलती है आयोग के किसी भी एग्ज़ाम में। तो अगर आपको GS पहले पढ़ना है और स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से। ठीक है, तो पॉलिटी में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे शुरुआत से, जहाँ से पॉलिटी स्टार्ट होती है कि भारत में है रेगुलेटिंग एक्ट। आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लगा, टॉपिक कैसा लगे, कैसा मैंने समझाया, तो उसी हिसाब से मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, नेगेटिव कमेंट हो पॉजिटिव कमेंट हो कोई बात नहीं, बट आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट से। अब ये क्यों आया, इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि होता क्या है कि इंग्लैंड में कुछ बिजनेसमैन थे। तो उन बिजनेसमैन ने क्या किया कि इन्होंने 31 दिसंबर 1600 को एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी का मेन पर्पस क्या था कि अपनी कंपनी अपने कंट्री के ईस्ट साइड में बिजनेस करना, ये इनका एक मेन मोटिव था। जैसे मान लीजिए ये अगर इंग्लैंड इस जगह पे है तो इंग्लैंड के ईस्ट में आएगा अपना इंडिया, मतलब इस तरफ बिजनेस करने के लिए उन्होंने ये कंपनी बनाई थी। ओके, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये एक प्रॉपर, इसमें जो शेयर होल्डर थे वो सारे प्राइवेट थे, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी शेयर नहीं था। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कैसी थी, एक निजी शेयर होल्डर की कंपनी थी। ओके, अब इन्होंने क्या किया कि क्योंकि ईस्ट साइड में बहुत सी कंट्री जाती थी बिजनेस करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया कि अब इनको चाहिए थी मोनोपोली, एकाधिकार, कि हम ही वहाँ पर बिजनेस करने के लिए जाएं, क्योंकि और जब कंपनियां वहाँ पर ईस्ट साइड में बिजनेस करने जाएंगी तो जहाँ इनका प्रॉफिट है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इन्होंने एक जो वहाँ की महारानी एलिजाबेथ थी उस टाइम की, वहाँ पर उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करना शुरू की कि हमको एक अधिकार पत्र दे दीजिए जिससे केवल हम ही जाएं और हमारे अलावा कोई दूसरी कंपनी वहाँ पर जो बिजनेस कर रही है, व्यापार कर रही है, वापस उनको बुला लिया जाए। ओके, तो उसके बाद में समय आता है 1608। ओके, 1608 को रानी एलिजाबेथ जो थी वहाँ की महारानी एलिजाबेथ, इसने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर दे दिया जिसको बोलते हैं एकाधिकार या मोनोपोली पत्र दे दिया कि ठीक है, अब आप 15 सालों तक के लिए हम आपको ईस्ट साइड में बिजनेस करने का अधिकार देते हैं और आपके अलावा दूसरी कोई कंपनी वहाँ पर अब व्यापार करने के लिए नहीं जाएगी। ये स्टार्टिंग में 15 साल के लिए ही था और बाद में जब जेम्स प्रिंसेप वहाँ के राजा बने तो उन्होंने इस अधिकार पत्र को अनिश्चितकालीन कर दिया। ठीक है, उसके बाद में आपको पता ही होगा कि सन 1773 में जब पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाए तो यहाँ इसको लाने की ज़रूरत किस लिए पड़ गई थी, क्योंकि 1757 में इन्होंने सबसे पहला प्लासी का बैटल लड़ा। ओके, प्लासी के बैटल में कहा जाता है कि इन्होंने धोखे से ये जंग जीती थी। कोई बात नहीं, फिर उसके बाद में 1764 में जब इन्होंने बक्सर का युद्ध जीत लिया, बक्सर की द बैटल ऑफ बक्सर को जीत लिया, तब ये एक बात क्लियर हो गई कि अब इंडिया में जो रूल करेगा वो कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये इंडिया में रूल करेगी। सारे मुगल का खात्मा कर दिया इन लोगों ने और उसके बाद में जो छोटे मोटे राजा थे उनका खात्मा कर दिया। जो स्ट्रॉन्गेस्ट राजा थे इन्होंने उसे संधि कर ली और बाद में रियासतों में उनको डिवाइड कर दिया कि आप अलग जाइए। इनका मेन मोटिव था कि भारत में अब अपना रूल करना। ओके, तो 1764 के बक्सर के बैटल के बाद में क्या हुआ कि जब इन्होंने भारत में अपना पॉलिटिकल रिफ्लेंस शुरू किया
ठीक है, जब स्ट्रांग बन के भारत में आए तो इन्होंने क्या किया कि भारत को लूटना शुरू कर दिया। इनका मेन पर्पस पहले क्या था, बिजनेस करना। तो बिजनेस तो खैर अभी भी कर रहे थे, लेकिन अब आप इन्होंने क्या किया कि इसमें करप्शन भी करने लगे। जो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, एम्प्लॉय थे और ऑफिसर थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि भारत में लूटपाट तो शुरू कर ही दी, साथ में करप्शन करना शुरू कर दिया। और इस समय जो गवर्नर था बंगाल का, वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। ये ठीक है, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, सॉरी, ये बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। इसके टाइम पे क्या हुआ कि ये भी काफ़ी भ्रष्ट था। ओके, ये भी काफ़ी करप्ट था। और इसके जो ऑफिसर्स थे, नीचे कर्मचारी थे, एम्प्लॉयज़ थे, वो भी सारे करप्ट थे। तो इन्होंने क्या किया कि आप सिर्फ अपना पर्सनल प्रॉफिट देखा। और आपको पता ही होगा कि जब आप किसी ऑफिस में जाएंगे कनिष्ठ सहायक बनने के बाद में, और अगर आपने कभी अपना पर्सनल प्रॉफिट देखा तो आपका डिपार्टमेंट कैसे चलेगा। ओके, डिपार्टमेंट नहीं चलेगा तो डिपार्टमेंट को लॉस होता रहेगा। जब लॉस होता चला जाएगा तो कुछ ना कुछ आपको जो आपके जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं, गवर्नमेंट बैठी है, तो उनको कुछ ना कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो सेम यही चीज़ इनके साथ में हो रही थी कि जब ये एम्प्लॉयज़ थे और ऑफिसर्स थे, इन्होंने सिर्फ अपना ही प्रॉफिट देखा। उनको इससे मतलब नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कहाँ जा रही है, इसको कितना प्रॉफिट हो रहा। इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लगातार लॉस होने लगा। ओके, लॉस के साथ साथ में बेटा क्या हो रहा था कि इंग्लैंड में जो जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी, वो भी चाह रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में निजी शेयर होल्डर कंपनी है, ओके, तो इनके ऊपर उनका शिकंजा कसना चाह रही थी कि कुछ हमको एक ऐसा मौका मिल जाए जिससे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ शिकंजा कस लें, इनको अपने अंडर में ले लें। इसका रीज़न क्या था कि 1773 में जब पहला रेगुलेटर एक्ट आया, ठीक है, उसके ठीक 2 साल के बाद में 1775 में से लेकर 1784-85 तक का ये समय रहता है जब अमेरिका में अमेरिका रिवॉल्यूशन हो गया। ओके, तो अमेरिका रिवॉल्यूशन एकदम तो हुआ नहीं था। क्या हुआ था कि कुछ समय पहले इसमें बोस्टन टी पार्टी हुई, वहाँ पर आपको पता ही होगा हंगामा हुआ। और उसके बाद में लगभग करीब करीब 15 सालों से लगभग ये वहाँ पर इस तरह की आग जल रही थी कि अब इंग्लैंड का दाना पानी अमेरिका से बंद होने वाला है ना। तो उनको ये चाहिए था, इंग्लैंड को ये सोचना पड़ रहा था कि अब हमारे पास में शायद अमेरिका में रिवॉल्यूशन कभी भी हो सकता है, तो हो सकता है कि हम लोग अमेरिका से भगा दिए जाएं। अब हमारे पास में एक नया उपनिवेश भारत आ गया है और ये प्रॉफिट का एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, तो इसको हम अपने से अलग, या इसको हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। जैसा भी पॉसिबल हो, हमें इसको अब हथियाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका ही रूल अमेरिका में भी था। तो जब इन्होंने जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, तो इन्होंने वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उससे बगावत कर दी थी। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांग हो चुके थे, और जब यहाँ से उनको भगाया गया, भगाने के बाद में जब ये इनकी दूसरा जो शेयर होल्डर थे, जब वो भारत में आ गए अपना बिजनेस करने के लिए, तो यही चीज़, तो यहाँ से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात को सीख लिया कि हमें अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर शिकंजा कसना होगा, और ये इसका एक मौका ढूंढ रहे थे। तो वो मौका दे दिया इन्होंने कब, जब उसके एम्प्लॉय जो थे उन्होंने करप्शन करना स्टार्ट कर दिया। अब ये देखिए, जो मैं आपको 2-3 पॉइंट बताने वाला हूँ, आपको इसको सिर्फ समझना है और नोट डाउन नहीं करना है। ये आपको एक्ट को समझने में हेल्प करेगा। तो हुआ क्या था कि जब ऑफिसर्स ने करप्शन स्टार्ट कर दिया, तो जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट नहीं होने लगा, हो रहा था, तो उससे क्या था कि कंपनी जो थी वो लॉस में चली गई। अब वो लॉस में इतनी ज़्यादा चली गई, इतनी ज़्यादा चली गई कि कंपनी जो थी, अब जैसे आपको पता ही होगा कि कोई भी कंपनियां होती हैं, जब वो बिजनेस करती हैं तो वो गवर्नमेंट को भी टैक्स देती हैं। तो ये पता ही होगा आपको कि जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी फर्म हैं, और चाहे वो स्कूल हों, कॉलेजेस हों, छोटे मोटे कोई भी हों, अगर वो अपना बिजनेस कर रही हैं तो वो टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट को देती देती हैं, आपको पता ही होगा। तो ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी हर साल गवर्नमेंट को कुछ टैक्स दिया करती थी।
ठीक है। अब होता क्या है कि इतना करप्शन हो गया था कि इनके पास में टैक्स का पैसा नहीं था। तो जब इन्होंने उनसे इन्होंने छूट का कहा कि मुझको इंग्लैंड गवर्नमेंट से छूट के लिए कहा, तो वो छूट लगातार देते चले गए, क्योंकि उनको मालूम था कि हम छूट देते रहेंगे तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में कमज़ोर होती चली जाएगी। तो इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर 60 लाख पाउंड का लगभग कर्ज हो चुका था। ठीक है, 60 लाख पाउंड का कर्ज हो चुका था। और उसके बाद में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड से कहा कि हमें बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड का और भी कर्जा हमें चाहिए, क्योंकि इनके अंदर लॉस हो गया था। अब ओके, अब इन्होंने तो कर्जा मांग लिया, ठीक है। अब और क्या कंडीशन आ रही थी, आपको पता ही होगा कि भारत कभी इतनी ज़्यादा वेल्दिएस्ट कंट्री थी कि इसकी पूरा वर्ल्ड में नाम था। और 1764 में बक्सर के बैटल के बाद में जब इंग्लैंड भारत में आई, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने भारत को इतनी भयंकर तरीके से लूटा, इतनी भयंकर तरीके से लूटा कि 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया। एक बंगाल जो सिराजुद्दौला के टाइम पे बहुत ज़्यादा हरा भरा माना जाता था, खुशहाल माना जाता था, वहाँ पर अकाल पड़ गया। ठीक है, तो ये किसकी देन थी, ये इन्हीं की देन थी। और साथ में क्या हो रहा था कि हैदर अली जो था, हैदर अली ये लगातार अटैक कर रहा था अंग्रेज़ों के ऊपर, क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेज़ जो हैं अब ये बाहर के हैं, इनको बाहर से भगा देना चाहिए, यहाँ से भगा देना चाहिए बाहर। तो ये भी कहीं ना कहीं ये एक तो अकाल पड़ गया, यहाँ से कंपनी को लॉस हो रहा था, और हैदर अली बार बार अपना उनके ऊपर अटैक कर रहा था। और वो जो अटैक कर रहा था वो काफ़ी सफल अटैक भी हो रहे थे, तो इससे भी इंग्लैंड को नुकसान हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ पर होता क्या है, तो जब इतना सब कुछ हो रहा था, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड से, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड से हेल्प मांगी, तो उन्हें हेल्प देने के लिए वो तैयार हो गए। और उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको पर ईयर 4% की 4% के रेट से क्या करेंगे, 14 लाख पाउंड आपको हम क्या देंगे, कर्जा देंगे, ओके, लोन देंगे। और उसके साथ में हम आप अब कंपनी क्योंकि हमारे अंडर में रहेगी, एक उन्होंने कंडीशन लगा दी, और कंपनी के ऊपर हम रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आएंगे। जैसे हमारे सिलेंडर में क्या होता है, रेगुलेटर होता है, उसका काम क्या होता है कि गैस को कम ज़्यादा करना, मतलब किसी चीज़ को अपने हाथों से इसको नियंत्रण में रखना, इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग, रेगुलेट बोलते हैं ना। तो उसी से आया रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब नियंत्रण, किसी के ऊपर नियंत्रण करना, उसको रेगुलेट करना कि जिससे जैसा हम चाहें आप वैसा ही चलें। तो इसके लिए क्या हुआ, सबसे पहले आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ओके। उससे पहले क्या हुआ था कि जो रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल का गवर्नर, तो वो चला गया था। और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का गवर्नर था, ओके, इतना आपको पता ही होगा। अब इसमें होता क्या है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दो बातें सामने आती हैं, दो, ओके, उनको देखते हैं। पहली होती है इंग्लैंड में और दूसरी होती है इंडिया में। भारत में कंपनी को कंट्रोल में करने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाएगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाएगी, ओके। अब इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होगा बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले देखिए इसकी संख्या कितनी थी। स्टार्टिंग में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जब बनी तो इसमें इसके जो मेंबर थे वो 18 थे, बाद में बढ़ाकर कितने कर दिए गए, 24 कर दिए गए। फिर क्या किया गया कि इन 24 जो मेंबर हैं इनका जो कार्यकाल होगा वो होगा 4 वर्ष का, ठीक है, 4 वर्ष का कार्यकाल होगा। और साथ में एवरी ईयर 1/4 मेंबर रिटायर होते रहेंगे, नए आते रहेंगे, और हर साल 1/4 रिटायर होते रहेंगे। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 24/4 मतलब 6 मेंबर हर साल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से रिटायर होते रहेंगे और इनकी जगह नए आते रहेंगे। तो ये हुआ कहाँ पर, इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम हुआ। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होगा कि जो भारत में
गवर्नर जनरल है, ठीक है। भारत में गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद होगी, मतलब टीम जो होती है, उसकी नियुक्ति यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगी। इंग्लैंड में बैठ के भारत में जो भी गवर्नर जनरल और उसकी मंत्री परिषद बनेगी, उसका जो नियुक्ति करेगी वो यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगी। ओके। उसके बाद में क्या हुआ, अगर इनको पद से हटाना है, गवर्नर जनरल को और उसकी परिषद को उनके पदों से हटाना है, उनके मेंबर्स को, तो क्या होगा, ये गवर्नर, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ये सलाह देगी किसको, इंग्लैंड की गवर्नमेंट को सलाह देगी। तो कहने का मतलब क्या है कि नियुक्ति करेगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसके मेंबर्स की और ऑफिसर्स की भारत में, और उसके बाद में हटाना है तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सलाह पर इंग्लैंड की गवर्नमेंट इनको हटा सकती है। ओके। तो ये प्रावधान थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के। फिर क्या हुआ, इन्होंने ये भी बोल दिया कि भारत में जो भी राजस्व के मामले होंगे, नागरिक के मामले होंगे और सैन्य के मामले होंगे, गवर्नर जनरल और परिषद से बोल दिया कि आपके राजस्व के, सैन्य के और ये जितने भी मामले हैं सभी की सूचना आपको इंग्लैंड गवर्नमेंट को देना अनिवार्य कर दिया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ये जिसका मन आए वहाँ उठकर युद्ध लड़ लेते थे और जितना मन आए उतना रेवेन्यू बढ़ा घटा देते थे। तो अब इन्होंने क्या कर दिया कि अगर आपको रेवेन्यू घटाना या बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लैंड, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को उसकी सूचना देनी पड़ेगी। आप जो भी काम करेंगे भारत में उसकी सूचना करेंगे, उसका सूचित करेंगे इंग्लैंड गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बारे में, जो कि इंग्लैंड में बनी थी। भारत में क्या हुआ, भारत में बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, पहला रॉबर्ट क्लाइव था। उसके बाद में दो तीन आते चले गए और 1772 में कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग, ये बना था बंगाल का गवर्नर। और उससे पहले क्या हो रहा था कि अकाल भी पड़ चुका था, बहुत ज़्यादा कंपनी लॉस में चल रही थी। तो उन्होंने जब ऋण मांगा तो ऋण तो दे दिया गया, रेगुलेटिंग एक्ट भी लेकर आए। तो रेगुलेटिंग एक्ट में लाने के बाद में, जब रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए तो उन्होंने डिमांड ये रखी कि देखिए हमको यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, उन्होंने इंग्लैंड से कहा कि हमको यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है और इसीलिए कंपनी में लगातार करप्शन बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने क्या कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम आपके लिए कुछ प्रावधान करते हैं। तो प्रावधान क्या है, इन्होंने कहा कि देखिए हम आपके वेतन जो है वो बढ़ा देंगे, तो आप वेतन आपका दोगुना कर देंगे, आपको अब निजी व्यापार नहीं करना पड़ेगा, निजी व्यापार आप लोग नहीं करेंगे, ना ही किसी से उपहार लेंगे, ना किसी से गिफ्ट लेंगे। ये इन्होंने इंग्लैंड, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने ये कंडीशन लगा दी। ओके। फिर उसके बाद में जब वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर था, तब एक इसकी पोस्ट को बढ़ा दिया गया, गवर्नर की पोस्ट को अब गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक है। तो क्योंकि उस टाइम पर वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर था, तो उसी को ही गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। तो मतलब बंगाल का पहला, तो मतलब बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था और पहला गवर्नर जनरल बंगाल का भी वॉरेन हेस्टिंग था। इस बात को आप समझ गए होंगे, आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति करी जाएगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगी, भारत में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का गठन करेगी, इसकी नियुक्ति करेगी। ये काम रहेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। इतना समझ में आ गया। इनके जो मेंबर थे, ठीक है, उनकी संख्या पहले कितनी थी, 18, फिर बढ़ाकर कर देगी 24, ठीक है। इसमें क्या था कि गवर्नर जनरल जो था वो एक रहेगा और इसकी परिषद में टोटल मेंबर कितने होंगे, 4। ओके, 4 मेंबर होंगे, मतलब कितने हो गए, 5 हो गए टोटल। एक गवर्नर और 4 उसके मेंबर, टोटल 5 की कमेटी इनकी हो जाएगी एक तरह से देखा जाए तो। ओके। अब इनका जो कार्यकाल है, इनका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल मैंने आपको बताया था कि 4 साल का था और हर साल एक रिटायर होता रहेगा। इनका कार्यकाल 5 साल का लगातार होगा, ठीक है। और मैंने आपको भी क्या बताया था
कि कोड ऑफ डायरेक्ट इनकी जो नियुक्ति होगी गवर्नर जनरल की और इसकी परिषद की नियुक्ति होगी, वो कौन करेगा? कोड ऑफ डायरेक्टर करेगी। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले है, ठीक है। इसको दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ओके, अब इनका जो पद से मुक्ति होगी वो कैसे होगी? कोड ऑफ डायरेक्टर की सलाह पर कौन करेगी? ब्रिटिश की गवर्नमेंट कर देगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किससे बनाया गया? मैंने बताया आपको अभी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने किसको बनाया? वॉरेन हेस्टिंग को बनाया। ये कौन था? वॉरेन हेस्टिंग को बनाया। ये पहला गवर्नर जनरल था। ओके, इसके 4 मेंबर जोड़े गए नीचे। 4 मेंबर्स के नाम क्या क्या थे? फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और वॉरवेल। ये आपके 4 इसके मेंबर हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। ये सारी बातें आपको लिस्ट में मिल जाएंगी, इसीलिए थोड़ा मैं रफली आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रेगुलेटिंग एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो अब क्या किया जाएगा? यहाँ पर एक मेन काम और किया जाएगा कि जैसे जब करप्शन ज़्यादा बढ़ रहा था तो उस टाइम क्या हुआ था कि जब बंगाल में इंग्लैंड ने अपना रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल स्थापित कर दिया अपना, तो उस टाइम 3 भारत में प्रेसिडेंसीज उन्होंने बनाई थी। पहली बंगाल प्रेसिडेंसी बनाई, दूसरी मुंबई बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाई, बॉम्बे या मुंबई, और तीसरी बनाई उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी। ओके, तीनों के अलग अलग गवर्नर थे। इसका गवर्नर अलग था, इसका गवर्नर अलग था, और इसका गवर्नर अलग था। ठीक है, तो इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये किया गया कि मुंबई के और मद्रास के जो गवर्नर थे उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे कर दिया गया। इनकी सारी शक्तियां बनाने के अधिकार को छीन लिया गया और वो कर दिए गए बंगाल के गवर्नर जनरल के पास में। उस टाइम देखिए क्या हुआ था, आपको बताना चाहता हूं मैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल में तो बन गया था गवर्नर जनरल, लेकिन मुंबई, बॉम्बे और मद्रास में अभी भी गवर्नर ही हो रहे थे। ठीक है, तो इसका पद इसीलिए बढ़ाया गया था, गवर्नर जनरल के लिए बढ़ाया गया था, क्योंकि अगर मान ली ये भी गवर्नर है, ये भी गवर्नर है, ये भी गवर्नर है, तीनों अगर मान ली ये भी गवर्नर, ये भी और ये भी गवर्नर, तो ये इनकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन जब इसको इनसे एक पोस्ट सीनियर कर दिया गया इसको, तो अब इनको अनिवार्य रूप से इनकी बात मानने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? आप अब यहाँ से देख सकते हैं कि जो शक्ति थी वो सिर्फ एक के हाथ में आ गई, बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई। मतलब क्या हुआ कि जो पावर थी, पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया, केंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक है, केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि सत्ता सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में रहे, जिसको एक तरह से बोल सकते हैं कि तानाशाही सत्ता भी इसको बोल सकते हैं। और गांधी जी थे वो हमेशा डिसेंट्रलाइज्ड के पक्षकार रहे। इनका मानना था कि जो सत्ता है उसका हमेशा बंटवारा होना चाहिए, वो किसी एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में लगातार पावर दे दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं डिक्टेटर बन जाता है, तानाशाही बन जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया गया था। ओके, किसके अंडर में कर दिया गया था? गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद क्या था कि जो बंगाल के और मुंबई के, बॉम्बे के गवर्नर थे उनको ये बाध्य कर दिया गया कि आप सैन्य के मामले में और उसके बाद में युद्ध के मामले में और शांति के मामले में आप हम ही को रिपोर्ट करेंगे। ओके, पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि ये भी गवर्नर थे, ये भी गवर्नर थे, तो और ये भी बंगाल का गवर्नर था। लेकिन जब उसकी पोस्ट बढ़ा दी गई तो सैन्य और शांति के मामले में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट देना इनके लिए दे दिया गया कि आप लगातार रिपोर्ट देंगे। ठीक है, तो ये किया गया था हमारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब इसके बाद में एक और क्या इसमें प्रावधान किया गया कि 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, और इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे उसका नाम रखा गया, उनका नाम था एलिजा एम्फे। ये भी आपके लुसेंट बुक में मिलेंगे सारे। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, बस आप एक बार फास्ट फॉरवर्ड 2x लगाकर इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब
एलिजा एम्पे के साथ में इनके जो अन्य न्यायाधीश हैं वो भी होंगे। तो 3 इनके हेल्प के लिए अन्य न्यायाधीश जोड़े गए थे जिनका नाम था चैम्बर्स, लेमेस्टर एंड हाइड। चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड, ये 3 इनके अन्य न्यायाधीश इसके साथ में थे। टोटल कितने हो गए अब इसमें? 4 हो गए। 1 + 3 = 4। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इतनी सारी चीज़ें हुई थी। तो उम्मीद है आपको ये वाला रेगुलेटिंग एक्ट समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। अब बढ़ते हैं हम आगे अगले रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? बंगाल का जुडिशरी एक्ट, जुडिशरी एक्ट ऑफ बंगाल इसको बोलते हैं। ठीक है। ये क्यों लाया गया था, इसके पीछे का रीज़न आपको बताना चाहता हूँ मैं। क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनी, तो इसके लिमिटेशन जो थी वो क्लियर नहीं थी कि इनके जो कानून बनाएगी सुप्रीम कोर्ट वो क्या बंगाल के निवासियों के ऊपर ही लागू होंगे या जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद है उसके ऊपर भी लागू होंगे। कभी कभी मान लीजिए क्या होता है कि जैसे आज भी अपने इंडिया में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया। अब अगर लॉ को कुछ ऐसे लॉ आ गए कि जो लगता है कि लोगों के वेलफेयर के लिए अच्छे नहीं हैं, जिससे भारत के संविधान में कुछ खिलवाड़ हो सकता है, आपको पता ही होगा, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू कर सकती है और रिव्यू करने के बाद में वो बाद में अगर वो चाहें तो उस लॉ को ख़त्म भी कर सकती है, ये आपको पता ही होगा। तो अब मान लीजिए कभी कभी क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ने कोई यहाँ पर एक लॉ बनाया और लॉ बनाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसका रिव्यू किया, रिव्यू करने में उसको कुछ कमी लगी तो उसने वो लॉ ख़त्म कर दिया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल जो परिषद थी वो आमने सामने थे एक दूसरे के, और इन दोनों के बीच में लगातार अशांति बोल सकते हैं या तलवारें खींची रहती थी। तो इन्हीं सभी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें क्या क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच में एक सीमांकन किया जाएगा, इनकी लिमिट कहाँ तक होगी और इनकी लिमिट कहाँ तक होगी, ये बताने के लिए 1781 का एक्ट आया। अब देखिए इसमें प्रावधान क्या क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कि पहला प्रावधान ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल बनाएगी, लॉ बनाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल के जो लोग हैं उन्हीं के ऊपर लागू होगा। ठीक है। वो लॉ गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के ऊपर लागू नहीं होगा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर जनरल और काउंसिल से अलग कर दिया गया, इनका काम अलग कर दिया गया, इनका काम अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल इनके इंटरफेयर नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर वीक कर दिया गया, एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को वीक कर दिया गया यहाँ पे। ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी के अधिकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, तो वो उनके प्रशासनिक जो भी काम करेंगे तो वो इनके अंडर में रहकर वो काम नहीं करेंगे। उनका जो मन होगा वो वैसा काम करेंगे, इनका जैसा मन होगा वैसा लॉ बनाएंगे, और ये इनका जैसा मन होगा वो अपना लॉ बनाएंगे, लेकिन इस लॉ को ये गवर्नमेंट सॉरी गवर्नर जनरल के ऊपर नहीं थोप सकते। ओके। और इसके बाद प्रावधान क्या आया इसमें कि जो भी सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई लॉ बनाएगी तो उसमें ये प्रावधान रखा गया कि अगर वो लॉ हिंदू के लिए है तो हिंदुओं की जो धार्मिक आस्था है उसके हिसाब से बनाया जाएगा, और अगर मुस्लिम के लिए कोई लॉ बनाता है तो जो मुस्लिमों का जो धार्मिक आस्था है उसके हिसाब से वो लॉ बनाया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रावधान दिया गया। अब यहाँ पर एक बात और कहा गया कि अगर मान लीजिए इन्होंने कोई लॉ बनाया, गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल ने कोई लॉ बनाया, तो इस लॉ को रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट से छीन लिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट इनके द्वारा बनाए किसी लॉ को रिव्यू नहीं कर सकती है। जैसा कि आज भी आप देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर कोई लॉ बनाते हैं तो वो उसकी सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकती है, तो ये भी उससे पावर छीन ली गई।
तो कहना कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नर इन जनरल काउंसिल को थोड़ा पावर दे दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट की पावर को एक तरह से कर दिया, लिमिटलेस कर दिया गया, सॉरी लिमिट में कर दिया गया। ओके, तो ये था 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं बंगाल का जुडिशरी एक्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये आपका समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। 1784 का, इसको बोलते हैं पिट्स का इंडिया एक्ट। ये एक्ट क्यों लाना पड़ा 1784 में? ये इसलिए लाना पड़ा क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद में 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, लेकिन फिर भी बहुत सी कमियां थीं जो अभी दूर होने को बाकी थी। गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल थी उनके बीच में भी कुछ अनबन चल रही थी, उनके बीच में कुछ नहीं अच्छा चल रहा था। उधर सुप्रीम कोर्ट से भी गवर्नर जनरल एंड काउंसिल का अच्छा नहीं बन रहा था, तो बहुत सी कमियां थी, उनको दूर करने के लिए एक पिट्स का इंडिया एक्ट लाया गया। ओके, तो इस एक्ट में क्या किया गया क्या किया गया कि सबसे पहला काम यह किया गया कि जो भारत में कंपनी ने, ब्रिटिश कंपनी ने जो भी क्षेत्र जीते थे, ठीक है, आपको बताइए होगा उन्होंने एरिया जीते थे, लगातार जीते चले जा रहे थे, तो जो भी वो एरिया जीत रहे थे तो उसको भारत में ब्रिटिश की संपत्ति कहा जाने लगा। भारत में ब्रिटिश की संपत्ति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत भारत जो इंग्लैंड की जो ज़मीन थी, जीती हुई क्षेत्र थे, उसको किस एक्ट के तहत भारत में ब्रिटिश की संपत्ति कहा जाने लगा? वो था 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट। ओके, पहला यहाँ पर ये हुआ। सेकंड यहाँ पर क्या हुआ कि अब जब देखिए 1773 में क्या बनाया गया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाई गई थी 1784 में। दूसरा काम क्या हुआ यहाँ पर कि एक नई संस्था बनाएगी जिसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल संस्था बनाएगी। अब इसमें क्या था कि इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर होंगे, जिसमें से एक व्यक्ति जो होगा वो राज्य सचिव होगा, स्टेट सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं वो होगा। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर होगा, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, ऐसे लिख लेते हैं एक्सचेकर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वित्त मंत्री था, ये मान सकते हैं ये वित्त मंत्री था। और उसके बाद में 4 व्यक्ति ऐसे होने थे जो प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे। जैसे मान लीजिए प्रिवी काउंसिल मतलब जो बाकी इंग्लैंड की संसद है उसके जो सांसद होते हैं, जैसे अपने इंडिया में सांसद हैं, उसी तरह वहाँ पर प्रिवी काउंसिल जो होती है उसके 4 सदस्य थे। ठीक है, तो उसी तरह से ये 6 लोगों की एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल टीम बनाएगी। इनका काम ये था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का यहाँ पर काम ये था कि वो किस पे कंट्रोल करेंगे? राजनीति पे, वहाँ की भारत में, और सैन्य शक्ति में, इन पे कंट्रोल करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि आपको पता ही होगा कि अगर किसी कंट्री को अपने अंडर में करना है तो वहाँ की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर लो और वहाँ की सेना कंट्रोल कर लो। ठीक है, ये तो मतलब होता है आज के भी दौर में। तो वही चीज़ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी कि इन्होंने राजनीति पर कंट्रोल कर लिया करने के लिए, और सेना पर कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाएगी। और उससे पहले चल ही रही थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, आपको पता ही होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो आई थी। इनका काम क्या था कि आप सिर्फ व्यापार करेंगे और जो नियुक्ति हैं गवर्नर जनरल की बताई मैंने आपको, उनका नियुक्तियां भी आप ही काम करेंगे। ठीक है, ये इनका काम था। अब देखिए इसको ऐसे याद रखते हैं, जैसे अब कोई मूवी का डायरेक्टर होता है, वो मूवी में पैसा क्यों लगाता है? व्यापार करने के लिए, है ना? यही तो मतलब होता है इसका डायरेक्टर का। और जब व्यापार के बाद में और दूसरी काम क्या करेगा वो? एम्प्लॉयज़ की हायरिंग करेगा, नियुक्तियाँ करेगा, जिससे वो अपना बिजनेस कर सके। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। तो यहाँ से जब 2 चीज़ें बन के सामने आई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी पर दोहरा नियंत्रण स्थापित हो गया, इंग्लैंड की गवर्नमेंट के द्वारा। पहला बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। ठीक है, इसको, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी पर दोहरा नियंत्रण स्थापित किया गया? नियंत्रण, कंट्रोल, 1784 का
एक्ट। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 4 का 2 गुना 8, दोहरा 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 नियंत्रण। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो बच्चों, अब आते हैं हम लोग 1786 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इस एक्ट में क्या हुआ था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको बोलते हैं हम लोग, खैर लॉर्ड तो उनको नहीं बोलना चाहिए है, कॉर्नवालिस ही बोलेंगे सिर्फ हम इसको। तो कॉर्नवालिस को भारत में नया गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, ठीक है। और ये एक कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति था कि इसको भारत में भेजने के लिए वहाँ की पार्लियामेंट में जो संविधान है, संशोधन करना पड़ गया। ये इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति था कि इनको क्राइटेरिया पूरे नहीं हो रहे थे, तो संशोधन करना पड़ गया इसको इंडिया में भेजने के लिए। रीज़न क्या था? क्योंकि इससे पहले अमेरिका में रिवॉल्यूशन हो चुका था, तो ये वहाँ पर एज ए ऑफिसर पोस्टेड रह चुका था। तो उसको कहीं ना कहीं इसको ये एक एक्सपीरियंस था कि किस तरह से एक कंट्री को चलाया जाना चाहिए। तो इसके लिए इसको भारत भेजा गया। तो इसने एक कंडीशन रखी इंडिया में जाने के लिए कि जब वो इंडिया में जाएगा तो उसको चाहिए वीटो पावर। तो अब क्योंकि ये काफ़ी फेमस ऑफिसर था, तो कंपनी को और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसकी बात माननी पड़ गई, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको वीटो पावर का अधिकार दे दिया, ठीक है। सबसे पहला मेन है कि इसको वीटो पावर का अधिकार मिला। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल किसी लॉ पर या किसी पे डिबेट कर रहे हैं, अगर वोटिंग की बात आई, अगर मतलब ये कहने का मतलब ये तो एक ही रहेगा, और गवर्नर और उसकी काउंसिल थी वो 4 मेंबर की होती है, और 4 में से अगर चारों ने एक के पक्ष में वोट दे दिया है ना, और अगर इसने उसके अपोजिट में वोट दे दिया, तो वो जो एक्ट है वो गिर जाएगा, यही वीटो बोलते हैं। तो ये इसको पावर दे दी गई, और उसके साथ में कॉर्नवालिस को दूसरा एक पावर और क्या दी गई कि इसको कमांडर इन चीफ बना दिया गया। सेना का कमांडर इन चीफ मतलब सेना का सर्वोच्च अधिकारी बना दिया गया, जो कि इससे पहले पावर नहीं थी। तो अब कॉर्नवालिस 2 पोस्ट होल्ड करेगा एक साथ। पहला कि वो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा ही होगा, और साथ में वो कमांडर इन चीफ होगा, मतलब सेना का मुख्य सेनापति। ये 2 पोस्ट वो अपने पास रखेगा। इसके बाद में अगला हमारे पास में एक्ट आता है 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब 1773 के बाद में, इसके लगभग 20 साल के बाद में नया एक्ट आता है 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए? सबसे पहला प्रावधान ये किया गया कि जो कंपनी था उसका जो व्यापार था, ठीक है, व्यापार का जो अधिकार था उसको 20 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने बढ़ा दिया, ठीक है, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। सबसे पहला काम ये किया गया उसके द्वारा। दूसरा काम क्या किया गया कि कॉर्नवालिस को जो वीटो था दिया, वीटो पावर दी गई थी, वो अभी सिर्फ गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी बंगाल की, उसके ऊपर था पावर का यूज़ करना। अब इसको पावर को बढ़ाकर बंगाल के साथ साथ में बॉम्बे के और मद्रास के गवर्नर पर भी अप्लाई कर दिया गया, ठीक है। पहले 1786 में क्या था, सिर्फ उसके पास पावर थी कि वो गवर्नर जनरल से काउंसिल पर ही वीटो पावर यूज़ कर सकता था। लेकिन 1793 के एक्ट में ये एक आया कि अब वो बंगाल के साथ साथ में मद्रास और बॉम्बे के भी गवर्नर पर वीटो यूज़ कर सकता है। अब देखिए, इस एक्ट से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर सामने आएगा। वो ये है कि जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी उसका वेतन अब भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। 1793 के एक्ट से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के सामने आता है कि किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल का जो वेतन है वो भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। वो था 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और ये 1919 तक ऐसा ही चलता रहेगा कि इनका जो वेतन है वो भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। ओके, तो ये है 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके
20 सालों के बाद में कौन सा आएगा? 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। उसके 20 सालों के बाद में फिर से कौन सा आएगा? 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, अब ये 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसका आने का, क्योंकि हर 20 साल के बाद में इन एक्ट को रिव्यू किया जाएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने किया था, तो इसीलिए 20 सालों के बाद में फिर से रेगुलेटिंग एक्ट को रिव्यू करने के लिए नया एक्ट आया। अब यहाँ पर क्या था कि 1813 से पहले इंग्लैंड में एक इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन आया। जब इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन आया तो उस टाइम क्या था कि नए नए बिजनेसमैन, नए नए पूंजीपति अमीर बने। तो जब वो अमीर बने तो उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट पर ये दबाव बनाया कि जो भारत जैसा एक बहुत ही मुनाफे वाली जो कंट्री है और ईस्ट साइड के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ एक ही कंपनी वहाँ पर व्यापार नहीं कर सकती है, हमको वहाँ पर भेजा जाए। अब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को उनकी बात माननी थी, आपको पता ही है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको फंडिंग यही बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं, उनको टैक्स देती हैं, उनको फंडिंग देती हैं, उनके लिए लोगों जुटाने का काम ये कंपनी करती हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को उनकी बात माननी ही थी, तो उन्होंने क्या किया, उनकी बात को मान लिया। और बात मानने के बाद में इन्होंने भारत के जैसे और ईस्ट की तरफ के सारा मार्केट को ओपन कर दिया। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपॉली थी उसे ख़त्म कर दिया, एकाधिकार को ख़त्म कर दिया, और ये मार्केट सभी के लिए अब ओपन कर दिया। और इसके बाद में ये कहा गया कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ये इसका एकाधिकार नहीं रहेगा, ये चाय का और चीन के साथ में जो इसका व्यापार है उस पर इसकी मोनोपॉली होगी। मतलब चाय और चीन का जो व्यापार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में रहेगा, बाकी सारा का सारा मार्केट था वो सभी के लिए खोल दिया गया। ओके, सेकंड क्या हुआ यहाँ पे? सेकंड क्या हुआ कि जो भू राजस्व की जो भू राजस्व था उसकी एक टैक्स को निर्धारित किया गया, और अगर टैक्स कोई नहीं देता है तो उसको अब पनिशमेंट भी मिलेगा। ये भी 1813 के अधिनियम से था। फिर उसके बाद साथ साथ में क्या हुआ यहाँ पर कि जो विलियम विल्वर था, विलियम विल्वर ये नाम है इसका, ये क्या आ गया, ये विलियम विल्वर एक ईसाई पादरी था, ये मिशनरी था। तो इससे पहले भारत में मिशनरीज का आना अलाउ नहीं था। 1813 में अब इनको भी इनकरेज किया गया कि आप भारत में जाइए, और भारत में जाने के बाद में वहाँ पर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करिए। ये भी इसी 1813 के एक्ट से आया। ओके, ये प्रावधान। और साथ में एक काम इन्होंने और किया इसमें कि जो शैक्षणिक सुधार किए जाएंगे भारत में, ये भी इन्होंने कहा। शैक्षणिक सुधार इसलिए करेंगे क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग इंग्लिश जानते नहीं थे, तो इंग्लिश उनको सिखाएंगे, क्योंकि बार बार तो वहाँ से ऑफिसर या जनता तो आएगी नहीं भारत में नौकरी करने के लिए, तो अब वो यहाँ के लोगों को ही पढ़ाएगी, और पढ़ाने के बाद में उनको अपनी नौकरी देगी और अपने अंडर में रखकर उनसे जॉब करवाएगी। आई हाय। तो ये था हमारा 1813 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ओके, अब आते हैं 1813 में फिर से 20 साल जोड़ दीजिए। जब 20 साल जोड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 1833 में। ठीक है, 1833 पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अभी तक 1813 में सारे के सारे इनसे अधिकार छीन लिए गए थे, केवल चाय और चीनी का व्यापार कर सकते हैं, सॉरी चाय और चीन से व्यापार का एक मोनोपॉली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में थी। 1833 आते आते अब उनसे वो भी मोनोपॉली छीन ली गई, मतलब चाय और चीन से व्यापार भी इनसे अब ख़त्म कर दिया गया कि आपकी मोनोपॉली यहाँ पर भी ख़त्म हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यापार की पूरी पूरी यहाँ पर इनसे ले लिया गया, छीन लिया गया। तो अब यहाँ पर जब व्यापार छीन लिया जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में सिर्फ और सिर्फ अब रूल करेगी, एक राजनीतिक पार्टी बनकर रहेगी। ओके, व्यापार इनका मेन मोटिव था व्यापार करना, तो इनके हाथ काट लिए गए, तो अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये अपना रूल करेंगे। और क्या होगा कि ये अब जो रूल होगा वो अगले सिर्फ 20 वर्षों तक ही होगा, मतलब 1853 तक ही अब ये भारत में रूल करेंगे राजनीतिक पार्टी। मतलब पहले व्यापार तो छीन ही लिया गया उनसे,
और ये बोला गया क्योंकि अगले 20 साल तक ही आप भारत में रूल करेंगे। इसका रीज़न ये था क्योंकि धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे के सारे पावर ले रही थी और अपने अंडर में पावर कर रही थी। और 20 सालों तक इसलिए दे दिया गया क्योंकि इनको पास में भारत में 1773 से लगातार ये रूल कर रहे थे, तो इनको लगातार ये एक्सपीरियंस था भारत में किस तरह से रूल किया जाए, तो इसलिए इनको बोल दिया कि अब आप 20 साल तक ही भारत में रहेंगे। ठीक है। और ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जब देखिए 1833 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आए उसमें किसके ऊपर रेगुलेट किया जाता था रेगुलेट? कंपनी के ऊपर। अब 1833 में आते आते इनके सारे अधिकार ख़त्म कर दिए गए। अधिकार जब ख़त्म कर दिए कंपनी के सारे, तो अब रेगुलेटिंग एक्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो अब 1833 के बाद में जितने भी प्रावधान आएंगे, अब उनको रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, सिर्फ एक्ट बोला जाएगा। क्योंकि जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, वो उन्होंने ही सारे की सारी कंपनी के पावर ख़त्म कर दिया। तो इसलिए अब उन्होंने कहा कि हमको अब रेगुलेटिंग वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा अब जो भी हम काम करेंगे, जो भी लॉ निकालेंगे, उसको हम अब एक्ट बोलेंगे। ठीक है। तो अब बेचारी कंपनी के साथ में सारी पावर छीन ली गई। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो ख़त्म कर दिया गया भाई, क्योंकि जब कंपनी की पावर ख़त्म कर दी गई तो सारा का सारा यहाँ से छीन लिया गया। तो अब यहाँ पर नया प्रावधान क्या आया कि जो गवर्नर जनरल बंगाल का था, अब वो गवर्नर जनरल कहलाएगा इंडिया का। सबसे पहला प्रावधान इसमें ये आया। ठीक है। और उसके बाद में मद्रास की और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज को इनके नीचे कर दिया गया। फिर से नीचे, पहले क्या था, पावर थी, कुछ पावर जो थी जैसे सैन्य की और शांति के मामले में ही केवल उनको इनके नीचे रखा गया। अब सारी की सारी पावर जो थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में कर दी गई। ओके। तो अब क्या होगा, और बाद में एक काम और किया गया कि देखिए जब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उस टाइम एक गवर्नर जनरल था और 4 उसकी काउंसिल थी। अब जब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा तो उसमें एक गवर्नर जनरल होगा और 3 उसकी काउंसिल के मेंबर होंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर चारों परमानेंट थे, यहाँ पर चौथा जो मेंबर जोड़ा जाएगा, चौथा मेंबर, वो कैसा होगा, वो टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी क्यों होगा? क्योंकि वो एक कानून का जानकार होगा। अगर कोई विधि का मामला आता है इसलिए वो इस काउंसिल को ज्वाइन करेगा, वरना वो ज्वाइन नहीं करेगा। तो ऐसा जो पहला विधि का जो मेंबर था उसका नाम क्या था? मैकाले। आप लोगों ने खूब इस मैकाले का नाम बहुत बार सुना होगा कि वही मैकाले है। ठीक है। तो सबसे पहले एक भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विधि आयोग सबसे पहले किसमें बनाया गया? 1833 के एक्ट में ही विधि आयोग बनाया गया, जिसका पहला जो अध्यक्ष था वो कौन था? मैकाले। ये बनाया गया। तो अब यहाँ पर एक काम किया गया, 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक काम और किया गया कि जो दास प्रथा थी वो ख़त्म करने की कोशिश की गई। क्या करी? कोशिश की, ख़त्म नहीं की गई, कोशिश की गई। और ये ख़त्म कब जाकर हुई? 1843 में, लगभग 10 साल के बाद में ख़त्म हुई एलन ब्रो के द्वारा। इसने ख़त्म कर दी। इसने बोलिया कि मेरे नाम में ब्रो है तो सभी ब्रो रहेंगे, कोई भी गुलाम या दास नहीं रहेगा, है ना। तो इस तरह से ये ख़त्म कर दी गई। और एक इसमें एक 1833 के एक्ट में बहुत अच्छी चीज़ ये करी गई कि ये जो कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा होगी, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होंगे, अब वो ओपन एग्ज़ाम होंगे, मतलब वो इंडिया के अभ्यर्थी भी इसका एग्ज़ाम को देंगे। बट क्या हुआ, कोड ऑफ डायरेक्टर थी, उसने इस बात का विरोध कर दिया कि नहीं, ये ओपन कंपटीशन नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के ही लोग बैठेंगे। तो इसीलिए बाद में ये जो नया प्रावधान आने को था ओपन भर्ती का, इसको वापस ले लिया गया।
तो बेटा ये जो था वो 1833 के एक्ट के बारे में था। सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब आपको 1833 के एक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम फिर से कितने जोड़ते हैं, 20 साल। कहाँ पहुँचेंगे हम लोग अब, 1853 में। मतलब अगला पढ़ना है हमको 1853 का एक्ट, ठीक है, ये पढ़ना है। अब इसमें क्या आया, अभी तक जो मैंने बताया था आपको कि कंपनी को क्या दिया गया था 1833 में, कि आप 20 साल तक केवल और केवल रूल करेंगे, ठीक है। तो 20 साल की लिमिट ख़त्म हो गई 1853 में, ये ख़त्म हो गई। तो बोला था ये रूल करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या था कि अब कंडीशन आ गई थी 1853 में कि अब किसी भी टाइम पर जो कंपनी के जो चार्टर हैं, अब 20-20 साल तक बढ़ाएंगे नहीं, अब कभी भी, अब चार्टर बस ये लास्ट रहेगा। इसके बाद में कंपनी के जो प्रशासन है वो कभी भी इसे छीन सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड कभी भी इसे छीन सकते हैं। ओके, पहला ये हुआ। दूसरा क्या प्रावधान आया इसमें, दूसरा प्रावधान क्या आएगा कि अभी देखो, इससे पहले 1833 वाले अधिनियम में मैंने बताया था कि जो चौथा सदस्य जोड़ा गया था, मैकाले विधि सदस्य जोड़ा गया था, वो एक टेम्परेरी था, मतलब अस्थायी था। वो तभी समिति काउंसिल में शामिल होगा जब कोई विधि का मामला या लॉ का मामला आएगा। अब उसको परमानेंट कर दिया गया, ठीक है। 14 सदस्य को इन्होंने परमानेंट कर दिया गया। साथ में अब एक काम और किया गया, क्योंकि अब देखिए कंपनी का रूल तो ख़त्म ही हो गया। जब कंपनी का रूल ख़त्म हो जाएगा तो नई कानून बनाने का बात सामने आएगी कि नए कानून बनाने का। तो नए कानून अब यहाँ पर तो अब यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, एक मिनट, जो गवर्नर जनरल है उसकी विधायी शक्तियाँ, विधायी मतलब कानून बनाने की शक्तियाँ, और प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। अलग अलग करना क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया जाएगा? देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए इन्हीं को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया और उन्हीं को प्रशासन चलाने का अधिकार दे दिया गया, तो ये सारे के सारे कानून ऐसे बनाएगा ना जिससे इनका प्रशासन अच्छा चल पाए, है ना। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो कहीं ना कहीं इसीलिए इनको अलग अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में जो विधायी शक्तियाँ थीं, इनको अलग कर दिया गया और प्रशासनिक शक्तियों को अलग कर दिया गया। ओके, क्योंकि नहीं तो ये अपने हिसाब से ही सारे कानून बना लेंगे और उसी हिसाब से रूल करेंगे, ठीक है। तो अब पहले यहाँ पर 4 मेंबर थे, तो अब क्योंकि जब अलग अलग किया जाएगा विधायी पावर को और प्रशासनिक पावर को अलग अलग किया जाएगा, तो और मेंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अलग से कितने, 6 मेंबर और जोड़े गए। कितने जोड़े गए, 6 मेंबर। तो ये बेटा जो 6 नए मेंबर जोड़े जाएंगे इनको क्या बोला जाएगा, विधान पार्षद। विधान पार्षद इनको बोला जाएगा। आज बात समझ आ गई कि विधायी की और प्रशासनिक जो थे वो अलग अलग क्यों किए गए। अब इस अधिनियम से एक काम बहुत अच्छा ये किया गया था कि आपको पता होगा कि 1833 में जो ओपन भर्ती करी गई थी सिविल सर्विसेज के लिए, मैंने बताया था आपको कि जो ओपन भर्ती की गई थी उसका विरोध कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कर दिया था। तो जिस वजह से क्या हुआ था कि ये जो सिविल सर्विसेज का जो प्लान था वो गिर गया था, वापस लेना पड़ गया था, है ना। तो अब क्या किया जाएगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड थी वो इसी के ऊपर अब अपनी आँख गड़ाए बैठी थी कि कैसे भी करके अब हम देखिए कोई एक्ट लाते हैं, तो उससे पहले तुम ही देखते हैं बेटा, तुम ज़्यादा आगे आगे बन रहे थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि कोड ऑफ डायरेक्टर में स्टार्टिंग में क्या बताया था मैंने, पहले संख्या 18 थी, 18 से बढ़ाकर इनकी संख्या 24 करी गई थी, है ना। 24 से इनको घटाकर इनकी संख्या फिर से कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। मतलब बोला गया कि अब नई औकात में रहो, ठीक। और उसके बाद में इनसे अधिकार छीन लिए गए। कौन कौन से अधिकार छीन लिए गए, कि जो नियुक्ति संबंधी अधिकार थे, अभी जो तुम करते थे नियुक्ति गवर्नर जनरल की भारत में, वो नियुक्तियाँ अब तुम नहीं करोगे, तुम्हारे दिमाग खराब ज़्यादा हो गए थे, है ना। और क्या बोला गया कि अब जब तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है तो अब हम भारत में ओपन परीक्षाएं करवाएंगे सिविल सर्विसेज की।
तो फिर से सिविल सर्विसेज की ओपन परीक्षाएं करवाएंगी, वो इसी के माध्यम से होंगी। ओके, तो आपको क्या समझ में आया कि ये 1853 का रेगुलेटिंग एक्ट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2-3 काम किए गए थे। पहले गवर्नर जनरल और जो उसकी परिषद थी उसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला काम था उसका विधायी, ये बांट दिया गया। दूसरा किसमें बांटा गया? प्रशासनिक कार्यों में। और क्यों बांटा गया? मैंने आपको बताया कि अगर इनको ही लॉ बनाने की शक्ति दे दी जाएगी तो ये अपने हिसाब से लॉ बनाएंगे और उसी हिसाब से शासन करेंगे, है ना, जो कि एक कंट्री के लिए और एक रूलिंग पार्टी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। नहीं तो वो जैसा बनाए वैसे कानून बनाएंगे, उस हिसाब से वो काम करते रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं बेटा 1858 के एक्ट के बारे में। ठीक है, जिसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम बोलेंगे। ये क्यों लाया गया? क्योंकि आपको पता ही होगा इससे पहले 1857 का रेवोल्यूशन हो चुका था, क्रांति आ चुकी थी। तो अब जो कंपनी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड एक मौका ढूंढ रही थी कि कंपनी को हाथों से कभी भी हम उसकी शक्तियां छीन सकते हैं और उसकी सारी की सारी पावर समाप्त करके भारत से बुला सकते हैं इंग्लैंड के लिए। वो मौका दे दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद से। तो जैसे ही ये क्रांति ख़त्म हुई वैसे ही 1 साल के बाद में कुछ नए प्रावधान लेकर आई। तो सबसे पहला प्रावधान इसमें क्या आया था कि अब जो प्रशासन था भारत में, प्रशासन जो चल रहा था कंपनी का, वो कंपनी से ख़त्म करके अब सीधा इंग्लैंड के रानी के हाथों में चला गया। मतलब क्राउन के हाथों में सीधा सीधा पावर चली गई। और इसका मतलब ये कहने का मतलब तो ये हो गया था कि अब क्राउन के अंडर में, जैसे मान लीजिए ब्रिटिश की सिटीजन हैं, तो वैसे ही अब इंडिया के सिटीजन भी क्राउन के अंडर में आएंगे, तो दोनों की नागरिकता अब बराबर होगी। ये भी इंग्लैंड के भी लोग और इंडिया के लोग भी एक दूसरे के समान हो गए, है ना, क्योंकि जब एक ही क्राउन के नीचे आ जाएंगे। तो इससे वहाँ के जो प्रिंस थे उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि हमारे लिए आप भी बराबर हो जैसे हमारे लिए इंग्लैंड की जनता बराबर है। और कहीं ना कहीं एक धोखा था, ऐसा कुछ नहीं था। उनका मतलब मेन मोटिव ये था कि भारत में जितनी चाहो उतनी ज़्यादा संपत्ति को लूटो और यहाँ से भाग जाओ। उनका मेन मोटिव ये था, क्योंकि उनको ये लग गया था कि अब भारत के लोग एक बार क्रांति कर चुके हैं, तो हमने इनकी पावर को देख लिया है, दोबारा कभी फिर से ये इकट्ठे होगा तो फिर से हमको यहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक लॉलीपॉप देने की कोशिश थी कि आप भी हमारे अब सिटीजन हो, आप में और इंग्लैंड की सिटीजनशिप में कोई भी अंतर नहीं रह गया। और उसके बाद में सेकंड क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, तो उसका पद समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह नया पद लाया गया जिसको बोला गया वायसराय। ओके, 1858 के बाद में आया नया पद वायसराय। तो देखिए, अब जब यहाँ पर सारा का सारा उनसे प्रशासन का शक्ति छीन ली गई कंपनी से, तो जो कंपनी पर जो दोहरा शासन आ रहा था 1784 में, कंट्रोल आ रहा था, कौन कौन सा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाला और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला, ये दोनों का अब तो वैल्यू ख़त्म हो गई। तो 1784 से जो चला आ रहा था पिट्स का इंडिया एक्ट, वो अब ख़त्म कर दिया गया। इसकी जगह पर क्या लाया गया? भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव एक नया पद लेकर आया गया, और जिसको मतलब बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये बोलते हैं। तो ये जो व्यक्ति था, ये कौन होगा? उस टाइम के जो ब्रिटिश संसद में जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं ना, ये वही भारत का राज्य सचिव बनेगा। ठीक है, ये वही बनेगा जो कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। तो ऐसा पहले कौन था? ये स्टैनले सबसे पहले बना था। भारत का राज्य सचिव कौन बना था? स्टैनले। और इसके साथ में जो मेंबर हैं वो कितने रहेंगे? 15 मेंबर से काउंसिल में रहेंगे। ओके, तो ये आपका रहेगा क्या 1858 की क्रांति के बाद का जो चेंजेस लाए गए कुछ, ये उसके बारे में आपको मैंने बताया। और आगे लास्ट में आपको ये भी जान लीजिए कि ये जो कंपनी थी, सॉरी, ये जो परिषद बनाई गई थी, तो परिषद का जो वेतन होगा वो 1919 तक भारत के ही राजकोष से दिया जाएगा। इनका सैलरी आप ये समझ लीजिए इस चीज़ के लिए कि देखिए, सचिव था ये वहाँ पर बना था, ठीक है, ये कैबिनेट स्तर का मंत्री रहेगा इंग्लैंड का, लेकिन उसको वेतन मिलेगा भारतीय राजकोष से। देख रहे हैं, ये थी इंग्लैंड की पावर और ये थी इनकी रूलिंग पॉलिसी। और ये भारत को बताते थे
कि नहीं, हम लोग बहुत जेंटलमैन हैं, हम लोगों को आपको सज्जन बनाने के लिए आए हैं, आप लोग गंवार हो, आप लोग गाँव के हो। लेकिन इनका मेन मोटिव क्या था कि भारत में आकर लूटपाट करो और यहाँ से भाग जाओ। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। 1858 के बाद में अब नया आता है 1861 का। देखिए 1858 में उन्होंने सिर्फ एक जल्दबाजी में एक भारतीयों सिटीजन को दिखाने के लिए एक एक्ट लेकर आ गए थे, प्रावधान लेकर आए थे। फिर उसके बाद में 2-3 साल का जब एंड आया, ख़त्म हो गए, तो 1861 में अब ये एक नया एक्ट लेकर आएंगे, नया अधिनियम लेकर आएंगे, तो जिसको बोलेंगे, अब इनको ये लग गया था यहाँ पर, देखिए ये क्यों लेकर आए, उनको ये लग गया था कि भारत में जो क्रांति हुई उसके बाद से ये समझ गए थे कि अब भारत में अगर हमको रूल करना है इंडिया में और लंबे समय तक रूल करना है, तो यहाँ के लोकल लोगों से हमको मिलकर चलना पड़ेगा। हमको अब अपनी जो कमेटी है और जो अपनी जो रूलिंग जो पॉलिसीज़ हैं उनमें इंडिया के मेंबर्स को भी शामिल करना पड़ेगा, है ना, जिससे उनको भी भारत की जनता को ये लगे कि अगर हाँ हमारे भी लोकल लोगों को ये लोग अपनी पॉलिटिक्स में और अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये जो भारत के लोग शामिल होंगे वो गलत होने नहीं देंगे, ये उनको लग गया था। तो मतलब कहने क्या है कि जो कानून बनाने के अधिकार के लिए उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, अब जो भी भारत में कानून बनाए जाएंगे उसमें भारतीयों का सहयोग लिया जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि 3 लोगों को जो केंद्रीय परिषद थी, आपको पता ही होगा केंद्रीय विधान परिषद थी, इनमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया, जिसमें पहले थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के राजा और तीसरे थे सर दिनकर राव। देखिए इनको तीनों को शामिल तो कर लिया गया, लेकिन इनके पास में कोई पावर नहीं दी गई थी, ये सिर्फ एक केवल भारत की जनता को एक लालच दिया गया था। अब देखिए क्योंकि बनारस के राजा, इन्होंने किसी लोकल सिटीजन को नहीं लिया, किसे ले लिया, बनारस के राजा को ले लिया, पटियाला के राजा को ले लिया, सर दिनकर राव को ले लिया। ये लोग कौन थे, जमींदार लोग थे। अब जमींदार तो पहले से ही अंग्रेज़ों के हितैषी रहे थे ना, ठीक है, तो केवल एक दिखावा था कि हम लोग अब इंडिया के ही लोगों को शामिल करेंगे अपनी मंत्रिपरिषद में और उनसे कानून बनवाया करेंगे, इनकी भी हेल्प लिया करेंगे। लेकिन क्या था, इनको सिर्फ शामिल कर लिया गया था, लेकिन इनकी पावर कैसी थी, नेग्लिजिबल पावर थी, इनको पावर कोई थी नहीं इनके पास में, सिर्फ केवल वो एक दिखावा था। अब एक बात और है कि इससे पहली बार इसी 1861 के एक्ट से पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत करी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो सिस्टम कहाँ स्टार्ट करी गई, इसको मान्यता कह सकते एक बार दी गई। ये 1859 में कैनिंग ने स्टार्ट करी थी। एक इन्होंने ट्राई किया था कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसको क्या ऑफिशियल जो मान्यता थी वो 1861 के भारत शासन अधिनियम में मिल गई। ठीक है, अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब ये था कि सत्ता का बंटवारा, मतलब अलग अलग मंत्रालय बनाए जाएंगे। जैसे अभी जो चलता है हमारे भारत में कि रेल मंत्रालय अलग बन गया, शिक्षा मंत्रालय अलग है, गृह मंत्रालय अलग है, सूचना प्रसारण मंत्रालय अलग है। तो ये क्या यहाँ पर क्या किया गया कि 1861 के बाद में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। मतलब जब अभी 1773 में क्या था कि सारे के सारे जो पावर थी वो सिर्फ एक ही पर्सन के पास थी, गवर्नर जनरल के पास में, मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको। लेकिन 1861 आते आते जब क्रांति हो गई तो उन्होंने कहा कि अब सत्ता का हमको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। ओके, दिखावे के लिए भी कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या किया उन्होंने कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम 1859 में एक ट्राई किया था मंत्रिमंडल या मंत्रालय टाइप का, तो जो कैनिंग ने स्टार्ट किया था, तो उसको ही इन्होंने आगे मान्यता दे दी। तो ये बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो भारत में मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है उसका वो कब से स्टार्ट हुई, है ना, उसका जनक कौन माना जाता है, तो वो पहली बात कौन माना जाता है, 1861 का अधिनियम। यही आज भी हमारा चला आ रहा है, इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, जो गांधी जी जिसके पक्षकार थे। ओके, तो अब यहाँ पर जब डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सबसे पहले खुश हो जाएंगे, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी के और एक मद्रास प्रेसिडेंसी के लोग खुश हो जाएंगे, वहाँ के गवर्नर खुश होंगे, क्योंकि इनको भी ये राइट मिल गया कि अब भैया आप भी कानून बना सकते हो, डिसेंट्रलाइज हो गए, अब आप भी कानून बना सकते हो, इनको पावर दे दी गई।
अब आते हैं एक छोटा सा इसमें बीच में आ जाता है 1873 का अधिनियम। ठीक है, छोटा सा है, इसको आप समझ लीजिए, बहुत सिंपल है ये। देखिए 1773 में क्या हुआ था, पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कुछ प्रावधान लगाए गए थे, कुछ इनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी। इसके ठीक 100 साल के बाद में 1873 में क्या हुआ कि इसको ये बोला गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको कभी भंग किया जा सकता है ना। इसको आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा, बहुत सिंपल है कि 1773 के पहले रेगुलेटिंग एक्ट के 100 साल के बाद में 1873 को, और दिन कौन सा था, 1 जनवरी, कितना अच्छा दिन है, 1 जनवरी 1873 को ये पूरी तरह से भंग कर दी गई, ख़त्म कर दिया गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया। ओके, अब एक आयरनी देखिए, क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 150 साल तक राज किया, यहाँ का लूटा खसोटा, यहाँ के लोगों को बुरा भला उनको किया, उनके साथ में दुराचार किए, अत्याचार किए, आज उसी कंपनी को, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारतीय ने खरीद लिया है। संजीव मेहता नाम के एक बिजनेसमैन है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को आज खरीद लिया है, मतलब आज खरीद किया, मतलब आज इनके अंडर में है, थोड़े दिन पहले ही इसको खरीद लिया था, है ना। ये कारण देखिए आप, कितनी, ये एक समय का पहिया है जो किस तरह चलता है कि एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने पूरे भारत में 150 वर्षों तक रूल किया, लगभग 150 से वर्षों तक रूल किया, अब वो एक भारत के अंडर में काम कर रही है, भारतीय के अंडर में। ओके, खैर चलिए कोई बात नहीं, ये सब चलते रहते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले अधिनियम की ओर। अब आते हैं हम लोग 1892 के एक्ट में। ये छोटा सा एक्ट है, इसमें सिर्फ एक सिंपल सा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक दो ये बन जाते हैं कि सबसे पहले निर्वाचन कब आरंभ हुआ, निर्वाचन पद्धति जिसे बोलते हैं, सबसे पहले कब आरंभ हुई। ये 1892 के एक्ट में ही हुई। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि निर्वाचन शब्द का यूज़ नहीं किया गया। ओके, एक प्रोसेस स्टार्ट करी गई थी जिसको बोलते हैं इलेक्शन के लिए प्रोसेस करी गई थी, किस तरह से हम अपने कैंडिडेट को चूज़ करेंगे, है ना, लेकिन उसको नाम निर्वाचन नहीं दिया गया। ओके, तो ये 1892 में एक यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है और उसके अलावा कोई नहीं। अब 1892 के बाद में अब हम आएंगे, एक नया है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार जिसको बोलते हैं। अब देख, कहने को तो ये इंग्लैंड की नज़रों में सुधार के नाम से इन्होंने इसको बताया था, लेकिन सुधार कम था, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स ज़्यादा थी। क्यों थी, ये आपको पता ही होगा कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने क्या किया कि भारत में निर्वाचन पद्धति को अलग अलग कर दिया। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन जिसको बोलते हैं वो किया। इसका मतलब ये था कि एक व्यक्ति अगर मुस्लिम है, कोई कैंडिडेट मुस्लिम खड़ा हो रहा है, तो मुस्लिम कैंडिडेट ही उसको वोट दे पाएंगे, हिंदू उसको वोट नहीं देगा। सेम हिंदू के लिए भी सेम सिखों के लिए भी किया गया, ये आगे चल के बताएंगे आपको, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा गया, लेकिन सुधार से ज़्यादा ये एक डिवाइड एंड रूल की अंग्रेज़ों की पॉलिटिक्स थी। तो एक क्वेश्चन ही आ जाता है हमारे एग्ज़ाम में कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन, किसे कहा जाता है, तो वो कौन था, मिंटो। लॉर्ड वार्ड कुछ नहीं लगाएंगे, ओके, कोई लॉर्ड नहीं लगाएगा, सीधे से बोलेंगे इसका जनक कौन था, मिंटो, इसका फादर। ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स थी इसकी और कुछ नहीं था, नालायक आदमी। अब देखिए यहाँ पर एक और काम क्या किया गया, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वॉइस राय थे उसके काम को डिवाइड कर दिया गया था। गवर्नर जनरल जो था उसके काम को डिवाइड किया गया था, एक विधायिका और एक प्रशासनिक कार्य, दो कर दिए गए। विधायिका काम क्या होता है आपको पता ही होगा, विधायिका काम होता है कि कानून को बनाना, विधायक माने कानून को बनाना। और उसके बाद प्रशासनिक कार्य क्या होता है, और प्रशासनिक कार्यपालिका का मतलब क्या होता है कि ये जो विधायिका ने कानून बनाया है इसको इम्प्लीमेंट करवाना काम होता है इनका। ये आपको जानते ही होंगे इस बात को आप। तो क्या हुआ था
कि विधायिका, मैंने आपको बताया था कि विधायिका में अभी 3 भारतीयों को जोड़ा गया था, जिनके नाम क्या क्या थे? पटियाला के राजा, है ना, बनारस के राजा और सरजंकर राव। ये थे तीनों को जोड़ा गया था। लेकिन अभी जो सेकंड था उसमें कोई भारतीय नहीं था, तो इसमें भी इन्होंने क्या किया कि अब एक नए भारतीय को जोड़ा। वो उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये इनका नाम था। ये वायसराय की जो कार्यपालिका थी उसमें पहले भारतीय जोड़े गए। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, जब विधायिका की बारी आएगी तो पटियाला के राजा, बनारस के राजा सरजनकर राव, और जब वायसराय की कार्यपालिका की बात आएगी तो कौन आएगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ओके, एक पहला काम इससे ये किया गया। ये भी किया गया किससे? मार्ले मिंटो सुधार से। तो यहाँ पर ये 2 इंपॉर्टेंट काम देखने को मिलते हैं हमको। अब अगला आएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, इससे पहले कौन चला था? 1909, केवल 10 साल तक चला 1919। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन बन सकता है, आपके लुसेंट के बुक में भी दिया गया है कि ये सबसे कम समय तक चलने वाला था अधिनियम था ये, केवल 10 साल तक। अभी तक कितने चल रहे थे? इससे पहले 20-20 साल के लिए चल रहे थे, हैं। अभी इससे 1909 से पहले कब आया था? 1892-93 में आया था, आपको पता होगा ये। तो उसके बाद में जब 1909 में आया तो ये मात्र 10 साल के लिए चला, और 1909 में एक नया अधिनियम आपके सामने आ गया जिसको बोला गया मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, ये बोला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में जो सांप्रदायिक निर्वाचन अभी 10 साल पहले स्टार्ट करी गई थी, इसका थोड़ा सा और विस्तार कर दिया गया। ये किसके लिए कर दिया गया? भारतीय सिखों के लिए कर दिया गया। ये भी अपना कैंडिडेट चुन सकते हैं, और जो इंडियन क्रिश्चियन थे उनके लिए भी ये कर दिया गया कि ये अब अपना कैंडिडेट चुन सकते हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन को और जो यूरोपियन भारत में रह रहे थे इनके लिए भी ये कर दिया गया कि ये लोग अब अपना अपना कैंडिडेट चुन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये था कि जब सारे के सारे कैंडिडेट अपना अपना मेंबर अलग अलग चुनेंगे तो ये यहाँ पर सांप्रदायिकता और ज़्यादा भड़केगी। और उसी का आज हम अपना भारत में देख ही रहे हैं कि लगातार सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। तो जो जड़ बोई गई थी वो 1909 में बोई गई थी इसकी। ठीक है, और ये 1909 में क्यों? क्योंकि उससे पहले 1905 में एक आपको पता ही होगा कि जो कर्जन था, कर्जन ने क्या किया था? बंगाल विभाजन, जिसको बोला बंग भंग, बंगाल विभाजन किया था। हिंदुओं को अलग कर दिया था, मुस्लिमों को अलग कर दिया था। तो वहाँ से कहीं ना कहीं इसको ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने शुरू हो गए थे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इनके बीच में यूनिटी नहीं बनी रहेगी, है ना। तो इसीलिए ये जो कर्जन ने किया था 1905 में, उसको एक लॉ बनाकर 1909 में भारत में पेश किया गया। अब दूसरा यहाँ पे काम क्या किया जाएगा कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद थी, उसको उन्होंने बाईकैमरल कर दिया, मतलब द्विसदनीय कर दिया। पहला होगा उच्च सदन और दूसरा होगा निम्न सदन, जो कि आज भी हमारे यहाँ पे चल रहा है। ये 1919 में लाया गया था। अब इसमें कितने सदस्य हैं, कितने थे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, इतना आपके उसमें नहीं पूछा जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में और क्या काम किया गया कि प्रांतों में जो स्टेट थे वहाँ पर द्वैध शासन लाएगा, द्वैध शासन लाया जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि एक होगा आरक्षित वर्ग और एक होगा ट्रांसफरेबल अनारक्षित, जिसको बोलते हैं। अंग्रेजों ने अपने पास में क्या क्या रखा? रक्षा मंत्रालय रखा, संचार रखा, वित्त रखा और पुलिस रखा। देख रहे, क्लेवरनेस देख रहे हैं। रक्षा मतलब क्या हुआ कि अगर सिक्योरिटी अपने अंडर में है तो हम पूरे देश को अपने अंडर में रख सकते हैं। संचार, कहीं पर भी कोई भी प्लानिंग करी जा रही है तो इससे हम तुरंत हमको सूचना मिल जाए। वित्त, जब पैसा होगा तभी सिक्योरिटी होगी, तभी संचार होगा, तभी पुलिस होगी, है ना। तो ये जो काम थे वो अंग्रेज़ों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने अपने अंडर में रखे। और जो ट्रांसफरेबल थे वो कौन कौन से थे? देखिए, सिंचाई, कोई मतलब है? मतलब तो ज़रूर है सिंचाई से, लेकिन इतने पावरफुल नहीं। लोक स्वास्थ्य, ठीक है, ये अपने ट्रांसफरेबल थे। शिक्षा,
मन आए तो बच्चों को पढ़ाओ, मन आए तो बच्चों को ना पढ़ाओ, मन आए तो खेती करो, मन आए तो खेती मत करो। लेकिन जो पावरफुल हमारे पास में रक्षा, संचार, वित्त, पुलिस हैं, वो उन्होंने अपने पास में रख लिया। ठीक है। तो अब यहाँ से एक बात और मैंने बताई थी कि जो वेतन 1919 तक भारतीय राजकोष से दिया जाता था, अब वो ब्रिटेन के राजकोष से दिया जाएगा, या भारत से बंद। ठीक, ये किया गया। उसके बाद और इसमें अब एक काम क्या किया जाएगा कि एक नया पद जोड़ा गया जिसको बोला गया भारतीय उच्चायुक्त। ठीक है, जो आप देखते हैं एम्बेसडर, जिसको आज अपने आम भाषा में बोलते हैं, वो यही जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो भारतीय सचिव थे, भारतीय राज सचिव थे, उनके बहुत सारे काम इनको दे दिए गए कि आप भी ये सारे बहुत से काम जो थे आप नहीं देख पा रहे, तो ये काम अब भारतीय उच्चायुक्त देखेगा। ठीक है, और क्या किया गया कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, कार्यकारी परिषद थी जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा शामिल थे, अब इसमें 3 और भारतीयों को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा, ये उन्होंने कर दिया। ठीक, और लेकिन एक कंडीशन लगा दी, कमांडर इन चीफ होगा, मतलब सेना का मुख्य सेना का जो सेनापति होगा वो अंग्रेज ही रहेगा। क्यों भाई? इसलिए रहेगा क्योंकि अगर भारतीय रहेगा तो हो सकता है कि वो बगावत करवा दे, है ना। तो ये भी उनको टर्म कंडीशन देखनी थी, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ठीक है, 3 जो लोग रहेंगे वो इंडियंस रहेंगे 6 में से, और बाकी जो कमांडर इन चीफ होगा वो हमारा अंग्रेज का ही होगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1919 में क्या काम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आ जाता है यहाँ पर कि 1919 में की एक सिफारिश की गई जिसके तहत सिविल सेवकों की भर्ती करी जाने लगी। इसके सिविल सेवकों की जो भर्ती करी जाएगी उसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। ये 1926 में बनेगा। ठीक है, 1909 में ये प्रावधान आया था, लेकिन ये बना कब? 1926 में। और किसकी सिफारिश थी? ली आयोग, इसको बोलते हैं, आप याद रखिएगा, ली आयोग की सिफारिश पर ये बनाया गया। तो बाकी खैर बहुत से पॉइंट हैं इसमें। 1935 ये बहुत ही बड़ा 1919 वाला, लेकिन ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप सिर्फ इन्हीं को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 1935 में। 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, क्योंकि 1919 में जो द्वैध शासन प्रांतों में लागू था, द्वैध शासन ऐसा रखते हैं कि देखिए ये 2 और ये 2, 1919 2 आया, द्वैध शासन हो गया, है ना। तो बाई कैमरा जिसको बोलते हैं, द्विसदनीय। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि 1935 में जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू था, अब प्रांतों से उठाकर कहाँ कर दिया गया? सेंट्रल में कर दिया गया। ओके, सेंट्रल में करने के बाद में 11 में से जो 6 थे वो आरक्षित थे, और बाकी जो 5 थे वो कैसे रहेंगे? अनारक्षित रहेंगे। सिंपल सी वही बात है। मैंने आपको बताया था कि जो पावरफुल पोजीशंस होंगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड अपने अंडर में रखेंगी, और जो काम चला हुआ है वो इंडियंस को दे देंगे कि आप भी जाओ और इसको एंजॉय करो। ओके। अब जो प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू करी गई, तो वो कहाँ कहाँ पर लागू करी गई थी वो आप देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बंगाल, जहाँ से ये राज करते थे, तो वहाँ तो होगा ही होगा। बम्बई में इनकी प्रेसिडेंसी थी, वहाँ पर तो होगा ही होगा द्विसदनीय। और मद्रास में प्रेसिडेंसी थी ही, तो वहाँ पर भी होगा। 3 जगह तो यहाँ इनका मेन था, यहाँ पर होगा ही। अब उसके बाद में कहाँ पर होगा? बंगाल से लगा हुआ क्या है? बिहार, यहाँ होगा। ठीक है, और बंगाल के पास में और क्या है? आसाम, यहाँ पर भी होगा। और साथ में एक अपना क्या आता है? यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको बोलते हैं यूपी। तो 1 2 3 4 5 6 जगह पर द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई। ओके, इसको आप इस विधान परिषद को 6 की 6 विधान परिषद को आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में इतना सब कुछ होने के बाद में शक्तियों का वितरण भी किया गया। जैसे आज भी हम देखते हैं शक्तियों का वितरण कैसे किया जाता है। संघ सूची के विषय होते हैं, राज्य सूची के विषय होते हैं, और समवर्ती सूची के विषय होते हैं। संघ सूची का मतलब क्या होता है कि ऐसे कानून और ऐसे मंत्रालय, ऐसे विषय जिसकी पावर सिर्फ संघ सेंटर के पास में होगी। जैसे आप मान लीजिए रेलवे हो गया, आर्मी हो गया, है ना। तो ये सिर्फ
संघीय विषय हैं, और राज्य के विषय आप जानते होंगे, जैसे पुलिस हो गई, डॉक्टर्स हो गए, और जो तो ये सारे किस में आते हैं, लोक स्वास्थ्य हो गया, ये सारे राज्य के विषय में आते हैं, है ना। तो ऐसे ही जैसे तो इसमें कितने विषय शामिल थे, 59 विषय शामिल इसमें थे, 54 इसमें शामिल थे, और 36 विषय इसमें शामिल थे। समवर्ती मतलब क्या होता है कि ऐसे विषय जिनमें संघ को और राज्य को दोनों को कानून बनाने का अधिकार हो। ओके, ऐसे होते हैं समवर्ती विषय। ठीक है। अब जैसे कुछ विषय ऐसे होते थे जो ना सेंट्रल के अंडर में होते थे ना राज्य के, और ऐसा कानून जो फ्यूचर में आ सकता है, ऐसी कोई, छोड़ो इसको। ठीक है। अब यहाँ पर एक काम और किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ओके, 1 अक्टूबर 1937 को इस सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू किया। 1935 के अधिनियम से सुप्रीम कोर्ट एक बनाया जाएगा, तो वो काम करना कब उसने स्टार्ट कर दिया, 1 अक्टूबर 1937 को उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। और जिस टाइम ये सुप्रीम कोर्ट बनकर रेडी हुई, तो यहाँ पर एक CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJ बोल सकते हैं उस टाइम इंडिया क्या, है ना, और 3 अन्य न्यायाधीश थे जो आज भी होते हैं, और 2 इनके सहायक न्यायाधीश थे। ठीक है। ये सारे के सारे ये फेडरल कोर्ट या संघीय कोर्ट के बारे में बताया गया था उसमें। और अब क्योंकि ये बहुत ही एक बृहद एक दस्तावेज था, जैसे आज हमारा संविधान भी है, तो उसमें कुछ अनुच्छेद भी थे, इसके भाग भी थे, और इन्हीं को भागों को, अनुच्छेदों को थोड़ा सा हम लोगों ने आगे बढ़ाकर और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, कुछ और दूसरे देशों से लिया, उनको संविधान बना दिया। तो देखिए इसमें 14 भाग थे। कमेंट सेक्शन बताइएगा कि इस टाइम कितने भाग हैं। 321 अनुच्छेद थे, यही बताइए कमेंट सेक्शन में किस टाइम कितने अनुच्छेद हैं। और 10 अनुसूचियाँ हैं थी, मतलब अब कितनी हैं ये बताइएगा आप। ठीक है। और 1935 के अधिनियम से क्या किया गया, जब बर्मा, जो आज म्यांमार कहते हैं, वो भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है। इतना सारा कुछ बनाया गया। उसके बाद में जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बोला कि भैया ये दास्ता का एक नया चार्टर आया है, दास्ता का नया चार्टर आया। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर ये थोपती रही, अब ये काम किसने किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने किया है, क्राउन ने किया है। ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि भैया ये जो है वो बिना ब्रेक इंजन की गाड़ी है, चलती चली जा रही है, पता नहीं कब रुकेगी भी या नहीं, ढलान पर आ गई तो पता नहीं कहाँ गिरेगी जाके, सबको ले डूबेगी। अब ये एक इस तरह का दस्तावेज हमारे सामने पेश किया गया है। और एक इसमें 1935 के अधिनियम में और एक क्या बात सामने लाई, इससे पहले महिलाओं को अधिकार नहीं था वोट देने का, SC का भी अधिकार नहीं था। तो अब क्या किया, सांप्रदायिक निर्वाचन में बोला गया कि महिलाओं और SC को भी शामिल कर लिया गया। ये लास्ट में आते हैं हम लोग 1947 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, सबसे लास्ट में यही आता है, जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिनियम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ आपको पता ही होगा, किस तरह से भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन जाएंगे। कैसे स्टार्ट होगा, 3 जून 1947 को इंग्लैंड ने ये क्लियर कर दिया कि 2 देश बनेंगे, दोनों देशों का अलग अलग संविधान होगा, संविधान बनाया जाएगा। ओके, और उसके वो फिर अपना संविधान बनाएंगे। उनका कहने का मतलब कंडीशन ये थी कि या तो आप लोग अपना संविधान बना लो और उसको अप्लाई करवा लो, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो संविधान हम बनाएंगे, अगर संविधान हमने बनाया तो वो आप लोगों को मानना पड़ेगा, फिर चाहे वो संविधान कैसा भी हो। ठीक है। ये 3 जून 1947 को बोला गया। और इसी दिन माउंटबेटन जो था, तो माउंटबेटन ने ये कहा कि 15 अगस्त 1947 को हम देश को आज़ाद कर देंगे, दोनों देशों को छोड़ देंगे, आप अपने अपने देश को संभालिए। और जो वायसराय है उसके पद को समाप्त कर दिया जाएगा, और हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल मतलब जैसे आज गवर्नर होता है, जैसे सेम गवर्नर वही चला आ रहा है, तो ये उस टाइम की उसमें प्रावधान में था। ओके। और एक प्रावधान ये जोड़ा गया कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी, दोनों देश अपनी अपनी संविधान सभा बनाएंगे, और ये संविधान सभा क्या करेंगी, अपने अपने देश के लिए संविधान बनाएगी। और जब तक संविधान
बन नहीं जाता है, तब तक ये संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। और क्या गया कि ये तो काम तो करेंगी, विधानमंडल के तौर पे कार्य करेंगी, लेकिन जो शासन होगा वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग ही होगा, जब तक आप अपना संविधान बनाकर तैयार ना कर लें। ओके, ये इसमें एक प्रावधान थे। और देशी रियासतों को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया, बोला कि आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अगर आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान चले जाइए, इंडिया में आना चाहें तो इंडिया में आ जाइए, और अब अगर आपको फ्री रहना है, अपना देश बनाना है, तो आप उसके लिए भी फ्री हैं। लेकिन वो भला हो आयरन मैन का, जिन्होंने सबकी एक तरफ से डंडा लेकर सभी को आपस में मिला लिया, नहीं तो आज पता नहीं भारत के कितने टुकड़े और हो गए होंगे। अंग्रेज़ों ने खैर कोशिश तो पूरी यही करी थी जाते जाते कि जितने भी लगभग 552 रियासतें थीं, सभी लोग अलग अलग हो जाएं तो और टुकड़े हो जाएंगे भारत के। वैसे भी पाकिस्तान अलग हो चुका था, थोड़े दिन बाद बांग्लादेश भी अलग हो गया, इंडिया तो छोटा सा रह ही गया बेचारा। तो ये थे सारे एक्ट के बारे में मैंने आपको बात पढ़ाया। उम्मीद है आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब मैं अपने ऑफिस में उस टाइम रहा होऊंगा, और आप सभी लोग इस वीडियो पर कमेंट करें। थोड़ा मैं बीच में बोलने पर अटक रहा हूँ, तो इसको आप थोड़ा अवॉइड करिएगा। जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं आप उनको पॉइंट में तैयार करते रहिए, और बाद में ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, लूसेंट लगा लीजिए, कुछ क्वेश्चन मेरे पास में आएंगे, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ओके, तो आप अपने कमेंट्स को ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सजेशन भी मुझको दे दीजिएगा कि और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ वीडियो बनाने में, क्योंकि ये मेरा स्टडी के लिए पहला वीडियो है। इससे पहले मैं टागे वीडियो आपको देता था और कहानी सहाय की जानकारी देता था मैं आपको। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।